नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंगेली जिला मुख्यालय के। आपको बता दें, आदर्श कृषि उपज मंडी परिसर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जहां उत्साह और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच 94 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह उत्सव में रहा। शहनाइयों की मधुर धुन, वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रस्मों के बीच विवाह की सभी विधियां संपन्न हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़कर नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, नगरपालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान मंच पर नव वर वधुओं का सम्मान किया गया और अतिथियों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय नागरिक भी इस सामूहिक विवाह के साक्षी बने। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित हो रही है, क्योंकि इस पहल से बेटियों के विवाह का खर्च कम होता है और सामाजिक गरिमा के साथ विवाह संपन्न हो पाता है। इस तरह के सामूहिक आयोजन सामाजिक सहयोग और सम्मान अवसर की भावना को भी मजबूत करते हैं। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 94 जोड़ों का विवाह हुआ है। विकास खंड मुंगेली से 32 और लोरमी से 62। पथरिया से जोड़े नहीं हो पाए हैं और नेक्स्ट टाइम जैसा ही होता है तो हम फिर पथरिया के ब्लॉक का ऑर्गेनाइज करेंगे। सामूहिक विवाह में जो शामिल होते हैं जोड़े, उनके पीछे हम एक जोड़े के प्रति 50,000 करते हैं, जिनमें से 7,000 जो होते हैं वो वर वधू के कपड़े गहने इन पर खर्च किया जाता है और 8,000 जो है वो व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, जैसे भोजन की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, बारात निकालना होता है, शादी करवानी होती है, तो इन सब पर हम 8,000 प्रति जोड़ा व्यय करते हैं। आपका लक्ष्य 110 था, हम पहले 36 जोड़े करवा चुके हैं और अभी 94 जोड़े, तो हमने इस वर्ष अपना 100% लक्ष्य जो है वो पूर्ण कर लिया है। आज मुख्यमंत्री उधर कोरबा में हसदेव जलाशय से जुड़ी मत्स्य ठेका व्यवस्था को लेकर विस्थापित आदिवासी मछुआरा समुदायों का असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आया है। अपनी मांगों और अधिकारों के समर्थन में बड़ी संख्या में मछुआरे तानसेन चौक से कलेक्टर कार्यालय तक शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए पहुंचे। जलाशय क्षेत्र से संबंधित 22 पंजीकृत मछुआरा सहकारी समितियां एकजुट होकर विस्थापित आदिवासी मछुआरा संघर्ष समिति के मंच के साथ आगे आए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ठेका प्रणाली को कानून की मूल भावना और ग्राम सभा के अधिकारों के विपरीत बताते हुए इसे तत्काल खत्म करने की मांग उठाई गई। समुदाय के प्रतिनिधियों ने बताया कि 1980 के दशक में बांगो बांध बनाने के समय बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों की जमीन, जंगल और पारंपरिक आजीविका प्रभावित हुई थी। उस दौर में प्रभावित लोगों को राहत स्वरूप जलाशय में पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने और रॉयल्टी आधारित मत्स्य खेत का अधिकार दिया गया था, जिससे उनका जीवन यापन चलता रहा। मछुआरों का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक इस व्यवस्था को ईमानदारी से निभाया, लेकिन बाद में लागू नहीं नई मत्स्य नीति के चलते जलाशयों को ठेके पर देना शुरू कर दिया गया। इस बदलाव ने स्थानीय आदिवासी मछुआरों की स्थिति कमजोर कर दी और वो अपने ही जल संसाधन में स्वतंत्र काम करने के बजाय ठेकेदारों पर निर्भर मजदूर बनकर रह गए। समुदाय ने प्रशासन से पारंपरिक अधिकार बहाल करने और स्थानीय सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की मांग दोहराई है। आज हमारे मांग है, हमारे आदिवासी मछुआरा सरकारी समिति के जो विस्थापित हैं, जहां मन के जगह जमीन डूबे गए हैं और डुबानों पर आज हमारा रोजगार नहीं मिला था, तो एक लिए आज हमारे मांग है। तो हमारी मांग है रोजगार, हमारा मछली मुहला पकड़े के रॉयल्टी सिस्टम, ये तो हमारा 10% छूट दे सरकारी समिति, पंजी 22 समिति 58 गाँव डुबानों में चले गए। तो ये हमारा रोजगार है। 30 साल ले एक ठेका में चले गए। 30 साल हम अगरेले पर थे, 10 साल आना, पहले 5 साल रही, सब 10 साल हो गए, तो 10 साल आने में और जाने में दिक्कत लगता है। ये हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, इस बांगो बांध में इनकी जमीन में डूबी हुई है और ये उससे बेदखल हुए हैं। इनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था जंगल और मछली मारना और मछली को बाजार में बेचना। अभी तक ये इनको रॉयल्टी आधारित इनको काम करने के लिए दिया जाता था, जितने भी प्रभावित 22 समूह हैं उन समूहों को। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ इस सरकार में कि 52,56,000 रुपया में किसी बड़े ठेकेदार को दिया गया है और वो बड़ा
छतलाल पटेल। कोई भी जो है उनको दिया गया है, और वो इनसे जितने हमारे जो मछुआरा समूह है उनके अध्यक्षों को, उनके सदस्य को जबरदस्ती मछली मारने के लिए बोलता है, और एक दर उसने निर्धारित कर दी है, 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, इस तरीके से। अब वो 5-6 रुपया में ये मछली मार करके उसको देंगे। पहली बार तो गैर कानूनी तरीके से किसी को ठेका दिया गया, जो इनके अधिकार में आता था उससे इनको छीना गया। उधर कोरबा के बालको क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इंदिरा मार्केट और मिनी माता इलाके के बीच 12 मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सड़क दोनों प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग बनेगी, जिससे आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। इस परियोजना के पूरा होने पर आसपास के लगभग 5000 लोगों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। सड़क तैयार होने के बाद बाजार, आवासीय इलाकों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही यातायात दबाव भी कम होगा। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन को सौंपी गई है, जो तय मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप काम कर रही है। प्रबंधन का कहना है कि इंदिरा मार्केट और मिनी माता क्षेत्र को जोड़ने वाली ये चौड़ी सीसी सड़क सभी तकनीकी मापदंडों को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। निर्माण में टिकाऊ सामग्री, मजबूत बेस लेयर और जल निकासी जैसी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि सड़क लंबे समय तक उपयोगी बनी रहे। परियोजना के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री और श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2000 से ज़्यादा लोगों को फायदा है। बाकी जो आवागमन के लिए तो जैसे इधर बदरापाड़ा है, इंदिरा मार्केट है, इधर की पब्लिक और इधर टाउनशिप का पब्लिक, इसके बाद बाहर से जाने वाले लोगों को काफ़ी फायदा है इससे। दूसरी चीज़ है कि हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो स्थानीय मटेरियल, इससे मटेरियल सप्लायर्स जो होते हैं उनको फायदा है, माइंस को फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, गवर्नमेंट को भी इससे रॉयल्टी जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये रोड जो है उसकी चौड़ाई कम भी थी और काफी पुरानी हो गई थी, जर्जर हालत में थी, और ये रोड क्या जो बन रही है ना, इसकी क्वालिटी भी देखने से अच्छी दिख रही है और काफी चौड़ी भी बन रही है, जो कि लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। और इस क्षेत्र के जो रहवासी हैं, जो व्यवसायी हैं, उन सबको इससे फायदा होगा, लोगों को आने जाने में सुगम रहेगा। बहुत अच्छी चीज इससे डायरेक्टली। उधर जगदलपुर के महारानी अस्पताल के नेत्र विभाग में मोतियाबिंद के मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है, जहां प्रतिदिन औसतन 20 से 25 सर्जरी सफलतापूर्वक की जा रही है। अनुभवी नेत्र विशेषज्ञों की टीम और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की सहायता से मरीजों को नियमित रूप से ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल में जांच से लेकर ऑपरेशन और बाद की देखभाल तक पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है, जिससे मरीजों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिल पा रहा है। इन लगातार हो रहे ऑपरेशंस के कारण मरीजों को समय पर इलाज मिल रहा है और कई लोगों की धुंधली हो चुकी दृष्टि फिर से साफ हो रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मोतियाबिंद के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सर्जरी की ये सेवा निरंतर चलाई जा रही है, ताकि किसी भी जरूरतमंद को इंतजार न करना पड़े। इस सुविधा का लाभ दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के साथ साथ शहर के लोग भी उठा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की ये सक्रिय पहल क्षेत्र के नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और सरकारी अस्पताल पर भरोसा भी मजबूत कर रही है। उधर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बलरामपुर जिले में एक बड़े और गरिमामय आयोजन के बीच 150 जोड़ियों का विवाह संपन्न कराया गया। जिला मुख्यालय के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में अलग अलग विकास खंडों से आए नव दंपतियों ने एक साथ 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। कार्यक्रम में उत्सव जैसा माहौल रहा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक सजावट और सामाजिक सहभागिता ने आयोजन को विशेष बना दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से समारोह से जुड़े और सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद, सफल और समृद्ध वैवाहिक जीवन की कामना की। इस सामूहिक विवाह में विभिन्न समुदायों की भागीदारी देखने को मिली। हिंदू समाज के साथ साथ क्रिश्चियन समाज के जोड़े भी इस आयोजन का हिस्सा बने, जिससे सामाजिक सद्भाव और समावेश का संदेश सामने आया। एक दिव्यांग जोड़े ने भी पूरे विधि विधान के साथ विवाह संस्कार निभाया, जिसे उपस्थित लोगों ने विशेष सम्मान और शुभकामनाएं दी। नव दंपतियों के साथ उनके परिजन और रिश्तेदार भी बड़ी संख्या में समारोह में पहुंचे। सभी विवाह पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक विधि विधानों के अनुसार संपन्न कराए गए। यह आयोजन जरूरतमंद परिवारों को सहयोग देने के साथ साथ सामाजिक एकता, समान अवसर और सामूहिक सहभागिता की भावना को मजबूत करने वाला साबित हुआ। देखिए, ये जो आज बलरामपुर जिला में ही नहीं, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि पूरे प्रदेश में 6427
ऐसे दंपति जो नवविवाहित लोगों का आज एक साथ पूरे प्रदेश में जोड़ों की शादी हुई है। और मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे बलरामपुर ज़िला में 150 जोड़ों का शादी हुआ है। और इस शादी समारोह में हम लोग हमारे बलरामपुर ज़िले के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जायसवाल जी, हमारे प्रदेश के पिछड़ा आयोग के सदस्य कृष्णा गुप्ता जी सहित सभी लोग आज नव दंपति को आशीर्वाद दिए। और जिस तरह से ये जो है हमारे जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, ये हमारे पूर्ववर्ती जो सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय से ये योजना चालू हुई है और लगातार चलते आ रही है। देखिए, उधर सागर जिले के देवरी नगर के गांधी वार्ड निवासी युवक टिक्कू लाला खान इन दिनों एक मानवीय अभियान के कारण चर्चाओं में है। नगर और आसपास के इलाकों में सड़कों पर भटक रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ और बेघर लोगों की मदद के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ एक विशेष मुहिम शुरू की है। लोग उन्हें अब मजाकिया लेकिन सम्मानजनक अंदाज में मिसाइल कहकर पुकारने लगे हैं, क्योंकि वो तेज़ी और प्रतिबद्धता के साथ ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहे हैं। पिछले लगभग 6 महीनों से टिक्कू लाला खान और उनकी टीम ऐसे बेसहारा लोगों को खोजकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है, उनकी साफ सफाई कराती है और ज़रूरी देखभाल उपलब्ध कराती है। इस अभियान के तहत टीम पहले इन मानसिक रूप से बीमार और असहाय व्यक्तियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से संरक्षण में लेती है, फिर उनके शरीर से गंदगी साफ कर नहलाती है, नए कपड़े पहनाती है और स्वास्थ्य जांच कराती है। ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में उपचार की व्यवस्था भी कराई जाती है। प्रयास ये भी रहता है कि पहचान स्थापित कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जा सके। इस सेवा कार्य ने क्षेत्र में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का मजबूत संदेश दिया है। साथ ही कई ज़रूरतमंद लोगों को सम्मान और बेहतर जीवन की दिशा भी मिली है। ये हम कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं और 4-5 महीने से हम ये सब काम कर रहे हैं। और जो बेघर हैं, विक्षुब्ध लोग हैं, पागल हैं, तो इनको बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, पागलों को जैसे बड़े-बड़े बाल कर लेते हैं, तो डराते हैं, बच्चों को फतरा-अतरा मारते हैं। बच्चे देख के डरते भी हैं। तो अभी तक तो अभी तक हमने देवरी के जो भी विक्षुब्ध लोगों का इलाज करवाया है, तो उसमें अभी 2 लोगों का सुधार भी आया है। एक राजा ठाकुर करके है, तो वो तो अब सब्जी-वब्जी की दुकान भी लगाने लगा है। और अब तो हम बाहर भी जाते हैं, जैसे रसैना गांव है, उधर भी जाते हैं। और एक रहली से आज हम अपने दादा इनको लेके भी आए हैं। उधर बलरामपुर जिले में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान सामने आए 30 लाख रुपए से अधिक के गबन मामले में जनपद पंचायत वार्डफ नगर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में आरोप है कि मिट्टी कार्य, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल और दस्तावेज लगाकर शासकीय राशि निकाली गई थी। लंबे समय से लंबित इस प्रकरण में आर्थिक अनियमितताओं के प्रमाण मिलने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बताया गया कि आरोपी अधिकारी कई वर्षों से गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था, जिसके चलते पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। हाल ही में ठोस जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है और संभावित सह आरोपियों की तलाश जारी है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। वहीं शिवपुरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैंपस में सोमवार शाम एक दुखद घटना सामने आई, जब बैडमिंटन खेलते समय सहायक उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार का अचानक निधन हो गया। 51 वर्षीय नरेंद्र कुमार नियमित गतिविधि के तहत खेल रहे थे। तभी खेल के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और वो कोर्ट परिसर में ही गिर पड़े। साथ मौजूद जवानों ने बिना देर किए उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही कैंपस में गहरा शोक छा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मौत का संभावित कारण हृदयाघात माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। मंगलवार को शिवपुरी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर आईटीबीपी कैंपस लाया गया, जहां अधिकारियों, साथी जवानों और परिवारजनों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे परिसर में सम्मान और शोक का माहौल दिखाई दिया। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत पार्थिव शरीर को पूर्ण सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। आईटीबीपी के जवानों ने औपचारिक सम्मान व्यवस्था के साथ अंतिम यात्रा की तैयारी की। तय कार्यक्रम के अनुसार सहारनपुर में राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां स्थानीय प्रशासन और बल के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
क्या नाम है सर? धर्मराज। सर ये अभी जो डेथ हुई है अटैक से, इनका क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले थे सर? ASI नरेंद्र कुमार जी। ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर सर प्रदेश में पड़ता है ना? हाँ जी। उत्तर प्रदेश। उम्र कितनी थी सर इनकी? उम्र 51 साल। कैसे हुआ सर इनका? ये कल बैडमिंटन खेल रहे थे शाम के टाइम जी। और अचानक ही गिर गए ये खेलते खेलते। तो डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है रिपोर्ट वो बाद में मिलेगी जी। तो ये इस कारण से हुआ है। क्या नाम है सर? धर्मराज। उधर छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर चल रहा किसानों का विरोध प्रदर्शन देर रात अचानक उग्र हो गया और हालात हिंसक टकराव में बदल गए। जमीन अधिग्रहण के बदले कम मुआवजा मिलने और किसान नेता अमित भटनागर की रिहाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग धरने पर जुटे थे। देर रात प्रदर्शन स्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रदर्शनकारियों साथ ही पुलिस बल के बीच तीखी कहासुनी के बाद झड़प शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर कुछ लोगों ने पुलिस बल की ओर पथराव किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। परियोजना से प्रभावित किसानों का कहना है कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम तय किया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी असंतोष के चलते क्षेत्र में लंबे समय से विरोध और आक्रोश बढ़ने पर भीड़ अधिक उत्तेजित भी हो गई। सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो में पुलिसकर्मी पथराव से बचते और मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भीड़ को पीछे धकेलने और हालातों को काबू करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी ने क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति की निगरानी की और बल को आवश्यक निर्देश दिए। लाउड स्पीकर से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जाती रही। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर पूरे इलाके की घेराबंदी की गई ताकि स्थिति दोबारा न बिगड़े। कई घंटों की मशक्कत और समझाइश के बाद भीड़ को हटाया गया और प्रदर्शनकारी अपने अपने स्थानों की ओर लौटे। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों द्वारा न्यायालयीन कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और न्यायालयीन कार्रवाई और प्रदर्शन के आधार पर कोई फैसला नहीं हो सकता है, इसलिए हमने ये चीज़ें उनको बता दी है। आपने बातचीत की है, कोई हल निकला है? कोई हल नहीं निकला है। हमने उनको बताया है कि ये न्यायालयीन कार्रवाई है और न्यायालयीन प्रक्रिया से ही इसका निराकरण हो। उधर धमतरी जिले के आमदी स्थित शासकीय कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव समारोह उस समय विवादों में घिर गया जब कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में स्थानीय विधायक का नाम शामिल नहीं किया गया। इस बात को लेकर विधायक समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई और उन्होंने कॉलेज परिसर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित समर्थकों ने कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़ दिया और आयोजन को लेकर प्रशासन तथा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति कुछ समय तक तनावपूर्ण बनी रही। बताया गया कि मंगलवार को नगर पंचायत आमदी के शासकीय कॉलेज में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर रामू रोहरा को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण कार्ड में धमतरी विधायक ओमकार साहू का नाम नहीं होने पर विवाद खड़ा हो गया। समर्थकों का कहना था कि आमदी क्षेत्र विधायक का गृह क्षेत्र भी है, इसके बावजूद उनका नाम नहीं जोड़ना जानबूझकर किया गया कदम है। साथ ही नगर पंचायत के विपक्ष के नेता का नाम भी कार्ड में नहीं छापा गया, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने इसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि का अपमान और प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। उनका आरोप था कि राजनीतिक द्वेष की भावना के कारण नाम को जानबूझकर आमंत्रण सूची से बाहर रखा गया। हालातों को काबू में करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गेट से हटाया और प्रवेश मार्ग खुलवाया, तब जाकर कार्यक्रम में आमंत्रित मुख्य अतिथि अंदर जा सके। घटना के बाद कॉलेज परिसर में कुछ समय तक तनाव का माहौल बना रहा। जैसे कि हमारे पूर्व साथी ने बताया पूर्व में कि विधायक जी के नाम से सिर्फ 2 ही कार्ड छपा है, जो एक विधायक को मिला है और सेकंड कार्ड कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष उनको मिला है। और जहां मुख्य अतिथि रामू रोहरा का नाम है उसमें 50 से 60 कार्ड छपा है, वो पूरे गांव में बटा है। आप देख सकते हैं जैसे दोहरा चरित्र बता रहे हैं लोग। और साथ ही साथ प्रिंसिपल सर का कहना है कि प्रोटोकॉल यहाँ नहीं रहता है घर के, जबकि शासन का गाइडलाइन है कि कॉलेज में कोई भी शासकीय कार्यक्रम होगा उसका एक प्रोटोकॉल आया है, उसमें विधायक पहले रहेगा या सांसद, उस हिसाब से आप अतिथि डिसाइड करेंगे। देखिए, हमारे कॉलेज में आने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य रहा है कि जिस प्रकार से प्रोटोकॉल लगातार जो है विधायक जी की उपेक्षा की जा रही है, प्रोटोकॉल जो है तोड़ा जा रहा है। आज भी हम देखें कि ये वार्षिक स्नेह सम्मेलन हो रहा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पहुंचकर छात्र छात्राओं को बधाई दी, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। भी सुचारू ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। एक प्रोटोकॉल होता है। अभी पूर्व में हमारे पूर्व प्राचार्य चौबे सर जी भी बताए कि शासन का गाइडलाइन रहता है कि विधायक जी हैं तो विधायक जी का पहले, महापौर जी है तो महापौर जी का,
लेकिन यहाँ पर विधायक जी को नाम को काटा गया, उनको अतिथि के रूप में भी बुलाया नहीं गया, ना ही इनविटेशन गया, और मुख्य अतिथि के तौर पे महापौर को इनविटेशन दिया गया है। तो हम लोग इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो किए हैं उसका विरोध। उधर सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामभाटा नहर पार रोड पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस टीम सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दुर्घटना के बाद मौके से वाहन चालक फरार बताया जा रहा है। जांच टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर अज्ञात वाहन की पहचान करने की कोशिश जारी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और चिंता देखी गई। लोगों ने इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण, चेतावनी संकेतक और नियमित गश्त बढ़ाने की मांग उठाई है ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। वहीं रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र स्थित मंगल कार्बन प्लांट में हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस हादसे में झुलसे 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि इससे पहले सोमवार को एक 9 महीने की मासूम बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। दुर्घटना में एक ही परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिससे पूरे इलाके में गहरा दुख और आक्रोश का माहौल था। अभी भी 4 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। यह हादसा 5 फरवरी को खरसिया थाना क्षेत्र के बानी पाथर गांव में संचालित मंगल कार्बन प्लांट में हुआ था, जहां अचानक हुई औद्योगिक घटना में कई लोग आग और गर्म रासायनिक प्रभाव की चपेट में आ गए थे। घटना के बाद प्रशासनिक और तकनीकी टीमों ने मौके पर निरीक्षण किया। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने प्राथमिक जांच के बाद प्लांट को सील कर दिया। पुलिस ने उद्योग प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने घटना की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। अब तक प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भी सवाल उठ रहे हैं और मामले में सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। भोपाल, जिसे अपनी तहजीब, नवाबी परंपराओं और सिटी ऑफ लेक्स की पहचान के लिए जाना जाता है, वहां किन्नर समुदाय से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ गया है, जिसने सामाजिक और सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। अब तक आशीर्वाद और सांस्कृतिक उपस्थिति तक सीमित समझ जाने वाला ये समुदाय अंदरूनी मतभेदों और गंभीर आरोपों के कारण सार्वजनिक बहस के केंद्र में आ गया है। किन्नर समाज के 2 अलग समूहों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसमें धार्मिक पहचान, परंपरा और नेतृत्व को लेकर टकराव खुलकर सामने आया है। एक पक्ष ने दूसरे समूह पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का और आस्था से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कथित उत्पीड़न और दबाव की शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि समुदाय के कुछ सदस्यों पर धार्मिक रूपांतरण और परंपराओं से हटाने की कोशिश का दबाव बनाया जा रहा है। दूसरे पक्ष ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे नेतृत्व और पद की होड़ से जुड़ा विवाद करार दिया है। उनका कहना है कि समुदाय के अंदर गद्दी और प्रतिनिधित्व को लेकर खींचतान चल रही है, उसी के चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले ने किन्नर समुदाय के आंतरिक ढांचे, नेतृत्व व्यवस्था और सामाजिक पहचान को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। प्रशासन स्तर पर ज्ञापन मिलने के बाद तथ्यों की जांच और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। उनने हम लोगों के इलाके मुस्लिम किन्नरों को ढोल के दे दी, हमारी सारी हम लोगों से छीन के। तो मैं भोपाल की जनता से अनुरोध करती हूँ कि जो यहाँ खड़ा है सनातनी किन्नर, आपका बच्चा, इन्हीं को बधाई दें, कार्ड देख के इन्हीं को बधाई दें। आपको जो देना है 500 दें, 1100 दें, 2100 दें, हम खुशी से लेंगे। हमें अपने बच्चे नहीं पालने, सुरैया को आतंकवादी पालने, तो सुरैया को 11,000 21,000 चाहिए। और मेरे भोपाल के मुस्लिमों से लड़ाई नहीं है, मेरी सुरैया से लड़ाई है। मैं तो बार बार आपको वही बतला रही हूँ, हिजड़ों की कोई जाति नहीं होती, किन्नर समाज की कोई जाति नहीं होती है। वो किन्नर समाज ऐसा है में सातों जात का खाती है, हर समाज में जाती है। जो मेरे ऊपर आरोप लगाए, झूठ लगाए हैं, काजल ने गद्दी छीनने के लिए, मेरा इलाका छीनने के लिए, मेरा मकान छीनने के लिए आरोप लगाए हैं। हमें गोश्त खिलाती है, हमें कलमा पढ़वाती है, पाकिस्तान पैसा जाता है, बांग्लादेश पैसा जाता, कोई प्रूफ है उसका? नहीं। कलेक्टर साहब ने हमारा विज्ञापन ले लिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भोपाल वासी कानून हमारे साथ है, हमारे साथ न्याय करेंगे, इंसाफ करेंगे। जय हिंद।
तो बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर का सिटी ग्राउंड उस समय ऐतिहासिक और भावनात्मक दृश्य का साक्षी बना जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 280 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक ही मंडप में संपन्न हुआ। जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की देखरेख में आयोजित इस विशाल समारोह में सामाजिक सहयोग, परंपरा और जन भागीदारी का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया गया। यह आयोजन इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि प्रदेश भर में एक ही दिन हजारों जोड़ों का विवाह संपन्न होने के साथ राज्य का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। जगदलपुर का कार्यक्रम अपनी सांस्कृतिक गरिमा, सुव्यवस्थित आयोजन और पारंपरिक रंगत के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। समारोह की इस शुरुआत पारंपरिक रीति से निकली भव्य बारात के साथ हुई, जिसमें सभी वर सज धज कर पहुंचे और उनके साथ माताएं कलश और दीप लेकर मंगल कामना के प्रतीक रूप में आगे बढ़ी। बस्तर अंचल की पारंपरिक बाजा मोहरी की मधुर धुनों ने पूरे वातावरण को उत्साहमय बना दिया। विवाह स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हल्दी, वरमाला, सप्तपदी और हवन जैसी सभी रस्में श्रद्धा और विधि विधान से पूरी कराई गई। मंडप में उठती हवन की सुगंध और एक साथ सैकड़ों जोड़ों के वैवाहिक संकल्प ने माहौल को बेहद भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम से प्रदेश स्तर का नेतृत्व वर्चुअल माध्यम से जुड़ा और नवविवाहितों को शुभाशीष दिया। संबोधन में इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सहारा बताते हुए कहा गया कि इससे बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संभव हो पा रहा है। योजना की शुरुआत के शुरुआती वर्षों और वर्तमान सहायता राशि में हुई वृद्धि का उल्लेख करते हुए इसे सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। समारोह में अनेक जनप्रतिनिधि और जनसेवा से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने नव दंपतियों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। ये सामूहिक विवाह आयोजन सामाजिक समरसता और आपको बता दें परंपरा और सहयोग की मजबूत मिसाल बनकर उभरा है। नमस्कार, मैं आकाश चिकारा, कलेक्टर बस्तर, आपसे एक अपील करना चाहता हूं। 10 फरवरी से 25 फरवरी तक हमारे ज़िले के 3 विकासखंड बकावंड, बस्तर और तोकापाल में फाइलेरिया के विरुद्ध मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कैंपेन चलाई जा रही है। फाइलेरिया, जिसे स्थानीय भाषा में हाथीपाव कहते हैं, एक मच्छर के काटने से होता है एवं इससे बचाव किया जा सकता है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिन के द्वारा स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में और डोर टू डोर जो फाइलेरिया की दवाई प्रदाय की जाएगी। आप सब से निवेदन है कि आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के समक्ष ही उसका सेवन करें। हमारे इन 3 विकासखंड के नागरिक जिनकी 2 वर्ष से अधिक आयु की उम्र है और वो गर्भवती माताएं और किसी गंभीर रोग से ग्रस्त नागरिक नहीं हैं, वे सभी नागरिक इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। ये दवाई पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका सेवन करने के पश्चात आप हमारे फाइलेरिया मुक्त बस्तर का जो सपना है उसे पूरा करने में योगदान देंगे। मैं पुनः आप सबसे अपील करता हूं कि 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच इन 3 विकासखंड के नागरिक दवा सेवन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो दवा कैंपेन है उसको पूरा रूप से कामयाब बनाने के लिए योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।